हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुबोजियस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एनसीईआरटी बुक का ये जो है हमारा क्लास 7 का ज्योग्राफी से लेक्चर नंबर 2 होगा। और मैं आपको बता दूं कि पूरा पीडीएफ का सोर्स जो है एडुटेरिया द्वारा निकाले गए ऑल आउट बुक से लिया गया है। तो अगर आप लोग मेरा लेक्चर फर्स्ट नहीं देखें क्लास 7 का तो देख लीजिएगा, ऐसे मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से, क्योंकि 22 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए, पहले 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होने से किस प्रकार की अस्लाकृति का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी हिमनद हिमोड। अब आइए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पे छत्रक सेल दिया है। तो छत्रक सेल क्या होता है, तो याद रखिएगा कि ऐसी संरचना जिसका आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ऐसी संरचना जिसका आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं उसे हम छत्रक सेल कहते हैं। इसके बाद है बालू टिब्बा। तो बालू टिब्बा किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा, रेगिस्तान में पवन के बहाव के रुकने से रेत द्वारा निर्मित स्थलाकृति बालू टिब्बा कहलाता है। यानी ए का 3 हो जाएगा और बी का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा बचा क्या, तो ए का 3, बी का फर्स्ट, हमारा बचा लोएस। तो लोएस क्या है, तो लोएस हो जाएगा लोएस का 2, यानी कि महीन एवं हल्के बालू के कण जिसे पवन द्वारा अत्यधिक दूर ले जाकर विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित कर स्थलाकृति का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लोएस कहते हैं। 25 नंबर सवाल है, छत्रक सेलें पाई जाती हैं। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, छत्रक सेलें कहाँ पाई जाती है, रेगिस्तान में पाई जाती है। जब लगातार कटाव और जमाव के कारण नदी का एक मोड़ मुख्य नदी से कट जाता है तो क्या बनता है। तो याद रखिएगा, गोखुर झील बनता है। ये बिहार के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पृथ्वी के वायुमंडल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, नीचे पहले हम लोग देख लें कि सत्य कथन कह रहा है, क्या सत्य है, तो यहाँ कह रहा है कि कथन सत्य है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका अब हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। तो पहला स्टेटमेंट दिया है कि पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं। बिल्कुल सही है। यह सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। ये भी सही है। यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। तो तीनों सही है, यानी आंसर सी हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस तीसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, पहले स्थान पर नाइट्रोजन है, दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन है और तीसरे स्थान पर क्या है, आर्गन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी आर्गन। अगर आपसे ये सवाल पूछे कि मुख्य रूप से वायुमंडल किस गैस से मिलकर बना हुआ है, तो याद रखिएगा, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे सवाल पूछे कि मुख्य रूप से जो है वायुमंडल किस गैस से बना हुआ है, तो याद रखेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी आर्गन। वायु चक्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो कह रहा है कि वायु गर्म होती है तो फैलती है एवं हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। बिल्कुल सही है। जब वायु ठंडी होती है तो सघन और भारी होकर नीचे चली जाती है। ये भी स्टेटमेंट सही है। अब आइए इसके हम लोग क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ठीक है। 30 नंबर सवाल कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस है जो अपनी मात्रा बढ़ने पर सीधे वैश्विक मौसम और जलवायु पैटर्न को प्रभावित करता है। तो याद रखिएगा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को यानी CO2 को हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो पहले क्षोभ मंडल दिया है, तो क्षोभ मंडल के बारे में पहले हम लोग जान लें कि क्षोभ मंडल कहते किसको हैं। तो याद रखिएगा, क्षोभ मंडल के बारे में आपको बता रहा हूँ कि यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है, तो याद रखेंगे क्षोभ मंडल है। इसका अगर आपसे ऊंचाई पूछे तो याद रखिएगा कि इसका ऊंचाई कितना है, तो 13 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है, 13 किलोमीटर है। उसके बाद याद रखिएगा कि इसी मंडल में मौसमी संबंधी सारी घटनाएं होती हैं, चाहे वो वर्षा हो, कोहरा हो, क्या बोलते हैं उसको, ओलावर्षण हो, सारी घटनाएं कहाँ होती है, तो क्षोभ मंडल में ही होती है। ठीक है, तो इतना पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद अब आइए समताप मंडल।
तो समताप मंडल जो है, तो याद रखेंगे क्षोभ मंडल के ऊपर का जो भाग है इसे हम समताप मंडल कहते हैं। ये कितना किलोमीटर पर है, तो याद रखिएगा 50 किलोमीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, और याद रखेंगे ये जो है समताप मंडल, इसमें मौसमी संबंधी घटनाएं नहीं होती है, जिसके कारण वायुयान यहाँ उड़ता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि वायुयान जो है, ठीक है, वायुयान किस मंडल में उड़ता है, तो याद रखिएगा कहाँ उड़ता है, समताप मंडल में। ठीक है, कहाँ उड़ता है, समताप मंडल में, क्योंकि यहाँ जो है मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है। तीसरा जो हमारा है मध्यमंडल, तो मध्यमंडल किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा यह वायुमंडल की तीसरी परत है और यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है। अगर आपसे पूछे कि कितना ऊंचाई पर होता है, तो याद रखिएगा 80 किलोमीटर पर ही होता है। कितना किलोमीटर पर होता है, 80 किलोमीटर पर होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखिएगा कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जैसे ही इसके संपर्क में आते हैं वे जल जाते हैं। ठीक है, तो मध्यमंडल में क्या होता है, उल्कापिंड जल जाता है। अगला है आयन मंडल, तो आयन मंडल में क्या होता है, तो याद रखिएगा आयन मंडल जो है ये 80 से 400 किलोमीटर, ठीक है, 80 से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर ही होता है, फैला हुआ है। और याद रखेंगे यहाँ जो है रेडियो तरंगे, ठीक है ना, याद रखेंगे आयन मंडल का क्या होता है, तो रेडियो तरंगे या रेडियो संचार के लिए इसे उपयोगी माना जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि रेडियो संचार के लिए कौन से परत का उपयोग किया जाता है, तो आयन मंडल का किया जाता है। इसके बाद है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में क्या होता है, तो याद रखिएगा वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है और यह वायु की पतली परत होती है, ये भी याद रखेंगे। और यहाँ पे हल्की गैस जैसे कि हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। अब इसके हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 4 5 2 3 1। तो आइए हम लोग मिला लें, 4 5 2 3 1 कैसे होगा, तो क्षोभ मंडल, तो ए का हो जाएगा 4। ठीक है, तो क्षोभ मंडल में क्या होता है, तो याद रखेंगे मौसमी घटनाओं का रंगमंच कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मौसमी घटनाओं का रंगमंच किसे कहते हैं, तो क्षोभ मंडल को कहते हैं। इसके बाद दूसरा है समताप मंडल। तो समताप मंडल का आंसर क्या हो जाएगा, तो समताप मंडल यानी कि बी का हो जाएगा 5। ओजोन की प्राप्ति समताप मंडल में होता है। ठीक है, ओजोन की जो प्राप्ति है वो कहाँ होता है, तो समताप मंडल में होता है। ठीक है, इसके बाद सी का 2 मध्यमंडल है, तो मध्यमंडल 2 यानी उल्का पिंडों का विनाश कहाँ होता है, मध्यमंडल में होता है। इसके बाद जो है डी का 3 होगा, तो डी क्या है, आयन मंडल। तो आयन मंडल में क्या होता है, तो रेडियो संचार के लिए आवश्यक है। इसके बाद आता है बहिर्मंडल, तो बहिर्मंडल 1 हो जाएगा, हीलियम एवं हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है, यानी कि इसका आंसर सी चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वात दिग्दर्शी का कार्य क्या है, तो याद रखिएगा वायु की दिशा को दर्शाना वात दिग्दर्शी का काम होता है। ठीक है, आइए 33 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। तो हम लोग को सत्य कथन को चुनना है। तो कह रहा है कि वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही बदलता है, तो एक गलत है। वायुमंडल का तापमान जो है केवल दिन और रात में नहीं बदलता है, बल्कि होता क्या है, तो मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है और आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी भी चिड़चिड़ा बना दे सकता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तापमान के वितरण को आतपन प्रभावित नहीं करती है, ये भी गलत है। ठीक है, क्यों है कि तापमान के वितरण को आतपन प्रभावित करता है और यहाँ दिया हुआ है कि आतपन प्रभावित नहीं करता है, इसलिए भी गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट दे रहा है कि आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता है, ये भी गलत है। ये ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है, तिरछी पड़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई कथन सत्य नहीं है, यानी डी हो जाएगा। ठीक है, डी। आइए 34 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो 34 कह रहा है कि अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में आकाश बादल युक्त एवं मौसम आर्द्रता होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि कम तापमान वाले क्षेत्रों में आकाश बादल रहित होता है, तो ये आपका सही है, यानी कि आंसर बी हो जाएगा, केवल 2। देखिए कुछ क्वेश्चन ब्लर हो गया है तो क्षमा कीजिएगा। नेक्स्ट है पवनों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, याद रखें कि कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें कहलाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि स्थानीय पवनें छोटे से क्षेत्र में प्रतिदिन चलते रहती, ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। आइए
36 नंबर सवाल हम लोग देखें। आर्द्रता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, कौन से कथन सत्य है। ठीक है, तो पहला दिया है स्टेटमेंट कि अधिक गर्मी के कारण वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा घट जाती है। तो याद रखिएगा, वायुमंडल में क्या होती है, आर्द्रता की मात्रा घटती नहीं है, ठीक है ना, बल्कि क्या हो जाती है, तो जलवाष्प की मात्रा जो है बढ़ने के कारण बढ़ जाती है, और इसे हम क्या कहते हैं, तो जलवाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि अत्यधिक ठंड के मौसम में वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है, ये भी गलत है। ठंड के मौसम में नहीं बल्कि गर्मी के मौसम में जो है आर्द्रता की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। इसलिए क्या हो जाएगा, ना तो एक सही है ना ही दो, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। 37 नंबर सवाल कर रहा है कि किस वायुदाब पेटी को हॉर्स अक्षांश भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को क्या कहते हैं, हॉर्स अक्षांश भी कहते हैं। ठीक है, ये डोल्टन जो चैप्टर है उसी में पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। 38 नंबर का सवाल कर रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें, कौन से कथन सत्य है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखें, इसका स्टेटमेंट पहले पढ़ लें क्या है। तो पौधे वायु से सीधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, बिल्कुल गलत है। सीधे नाइट्रोजन ही प्राप्त करते हैं, बल्कि कैसे करते हैं, तो याद रखिएगा, पौधों की जड़ों में जो नीचे जो मिट्टी होती है उसके माध्यम से क्या होता है, तो वायु जो है नाइट्रोजन पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। इसके बाद कह रहा है कि वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तेजी से गिरता है, यह कम होता है। तो ये भी गलत है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। आइए 39 नंबर सवाल है, 39 नंबर को हम देख लें। कह रहा है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड किस परत में आने पर जल जाते हैं। तो किसमें, मध्यमंडल में जल जाते हैं। ये सवाल हम लोग पीछे भी कर चुके हैं। फिर 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये जो सारा क्वेश्चन है, अगर आप बीपीएससी, टीआरई, बिहार दरोगा या किसी भी एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से एक नए क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को इग्नोर नहीं कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। तो देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें सत्य कथन को ढूंढना है। ठीक है, कह रहा है कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला कह रहा है कि वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा प्रतिदिन की स्थिति जलवायु कहलाती है, गलत है। ठीक है, होता क्या है कि हर घंटे और हर दिन वायुमंडल की स्थिति को मौसम कहते हैं, ना कि जलवायु कहते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत तापमान उस स्थान का मौसम कहलाता है, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना ही दो। 41 नंबर सवाल में वही कह रहा है कि सत्य कथन को पहचानना है। तो 41 में कह रहा है कि जैसे जैसे वायु गर्म होती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, बिल्कुल सही है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को आतपन कहा जाता है, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केवल एक। क्यों, क्योंकि आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है। याद रखिएगा, आतपन क्या है, एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, और सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाता है। और यहाँ कह रहा है कि वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को आतपन कहते हैं, इसलिए क्या हो गया, दो गलत हो गया, यानी इसका आंसर केवल एक हो जाएगा। अब आइए, निम्नलिखित में से कौन वर्षा के प्रकार का उसके मुख्य कारण से सही मिलान करता है। यहाँ पे हम लोग मिलान को करना है। ठीक है, तो ए दिया है संवहनीय वर्षा, तो तेज गर्मी के कारण नम हवा ऊपर उठती है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, संवहनीय वर्षा क्या होता है, तो याद रखिए, संवहनीय वर्षा में तेज गर्मी के कारण नम हवा ऊपर उठती है। कुल इसमें लगभग जो है 60 क्वेश्चन है। तो 60 में हम लोग जो है लेक्चर 1 में, आप देखिएगा वीडियो 1 में, उसमें 22 क्वेश्चन करवा दिए हैं, और बाकी जो है इस लेक्चर 2 में हम लोग कर रहे हैं। पृथ्वी पर जल के वितरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखिएगा, पहला स्टेटमेंट दिया है, पृथ्वी की सतह का 2/3 भाग जल से ढका हुआ है। तो याद रखेंगे 2/3 नहीं बल्कि 3/4 भाग जो है जल से ढका हुआ है, इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल के वितरण में बर्फ छत्रक के रूप में केवल 3% मौजूद है, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि बर्फ छत्रक के रूप में कितना है, तो 2.0% जो है मौजूद है। तो एक और दो दोनों गलत है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। क्षमा कीजिएगा।
44 नंबर सवाल कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो अब हम लोग को सत्य कथन चुनना है। तो देखिए इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो सी में दिया हुआ है कि मृत सागर इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग मृत सागर के बारे में जान लें। तो होता क्या है कि लवणता, देखिए मृत सागर में क्या देखा जाता है, तो लवणता देखा जाता है। तो लवणता जो होता है 1000 ग्राम में मौजूद नमक की मात्रा होती है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे कि लवणता क्या होता है, तो 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। और महासागरों की लवणता अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा 35 भाग प्रति हज़ार होता है। मतलब 1000 में जो है प्रति 35 भाग क्या होता है, लवणता होता है। किसमें, महासागर में होता है। अब दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, एक और मैं आपको अपनी तरफ से पॉइंट बता रहा हूँ कि इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तो ये जो मृत सागर है, इजराइल का जो मृत सागर है, इसमें 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। और इसीलिए जो है इसमें तैराकी करना आसान होता है। ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट याद रखिएगा, दूसरा कि मृत सागर जॉर्डन और इजराइल के सीमा पर स्थित है। इसका पश्चिमी भाग इजराइल और वेस्ट बैंक के निकट है, जबकि पूर्वी भाग जो है जॉर्डन में पड़ता है। ठीक है। अगर आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा, मेरा समझाने का तरीका अगर अच्छा लग रहा होगा, तो आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 45 नंबर सवाल करा कि निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, जिन्हें हम तरंग कहते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है सुनामी एकमात्र कारण भूकंप है। नहीं, सुनामी जो है ये भूकंप नहीं है। तीसरा कह रहा है 2003 में भारत के तटीय क्षेत्र में आए सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। देखिए 2003 नहीं बल्कि 2004 में जो है आई थी सुनामी, जिसके कारण अंडमान निकोबार डूब गया था। तो आपका ये भी गलत हो गया स्टेटमेंट, तीसरा भी हो गया गलत। आंसर क्या हो जाएगा, एक, केवल एक ही सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो केवल एक होगा। 46 नंबर सवाल कह रहा है ऑरेंज नदी किस महाद्वीप में है। तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में है ऑरेंज नदी। ठीक है, तो यहाँ से एक आपको जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा कि यह जो है ऑरेंज नदी जो है दक्षिणी अफ्रीका की सबसे लंबी नदियों में से एक है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदियों में से कौन है, तो ऑरेंज नदी है। ठीक है, कौन नदी है, ऑरेंज नदी है। ठीक है ना। चलिए 47 नंबर सवाल हम लोग देखें। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महासागरीय लवणता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन से कथन सत्य है। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ लें। पहला कह रहा है कि लवणता महासागरीय जल में घुले हुए नमक की मात्रा है। बिल्कुल सही है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। दूसरा कह रहा है कि नदियाँ चट्टानों से घुले हुए खनिज महासागरों में ले जाती है, जिससे लवणता बढ़ जाती है। ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि पूरे वर्ष भारी वर्षा होने के कारण भूमध्य रेखा के निकट लवणता सर्वाधिक होती है। ये गलत है। ठीक है, तीसरा जो है ये गलत है। क्यों गलत है, तो याद रखिएगा कि भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, जिससे समुद्री जल में लवणता की सांद्रता कम हो जाती है, बढ़ती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है कि लवणता सर्वाधिक होती है, इसलिए 3 गलत है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। 48 नंबर सवाल कह रहा है कि उस समुद्री करंट को पहचानें जो अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा गल्फ स्ट्रीम, केनरीज धारा और लेब्राडोर धारा, ये तीनों किससे है, अटलांटिक महासागर से है। जबकि आंगुल धारा जो है, याद रखेंगे आंगुल धारा किससे है, तो हिंद महासागर से संबंधित है। यानी आंगुल धारा जो है हिंद महासागर की है, और गल्फ स्ट्रीम, कैनरीज और लेब्राडोर ये किसकी है, अटलांटिक की है। इसलिए यहाँ पे कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 49 नंबर सवाल कह रहा है कि जंगल वाले इलाकों में रहने वाले लोगों की आजीविका और खान पान की आदतों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। ठीक है, अब पहला दे रहा है कि महिलाएं मुख्य रूप से फसलों की देखभाल करती है, जबकि पुरुष नदियों किनारे शिकार और मछली पकड़ने का काम करते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें देखिए सत्य कथन चुनना है। दूसरा कह रहा है टेपियोका, अनानस और शकरकंद उनकी उगाई जाने वाली फसलें में शामिल है। ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि मैनियोक चावल और गेहूं की तरह जमीन के ऊपर उगता है। ये गलत है।
मैन्योक जो है एक ऊपर नहीं उगता है, बल्कि आलू की तरह क्या होता है, ज़मीन के भूमिगत होता है। केवल शिकार और मछली पकड़ना ही उनके परिवार के पूरे साल भर पोषण करने के लिए काफ़ी है, तो नहीं, केवल शिकार नहीं बल्कि ये लोग क्या करते हैं, खेती भी करते हैं। तो 1 और 2 सही हो जाएगा और 3 और 4 गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, केवल 1 और 2। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा जोड़ा स्थल रूप देश है। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, बोलीविया एवं पराग्वे। अब स्थल रूप देश के मतलब क्या होता है, तो आइए आप लोग को बता दें। तो स्थल रूप देश जो है वह देश होता है जिसके समुद्र या महासागर तक कोई सीधी पहुंच नहीं होती है, और बोलीविया पराग्वे दोनों ही दक्षिणी अमेरिका में स्थित और इनकी कोई समुद्री तटरेखा नहीं है। तो ये दोनों जो है कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है और इनका कोई जो है समुद्री तटरेखा नहीं है। अगला सवाल है टुकन क्या है। तो याद रखिएगा टुकन एक पक्षी है। क्या है टुकन, तो टुकन जो है एक पक्षी है, ठीक है। टुकन, गुंजन, ये सब क्या है, रंगीन पक्षी हैं, ठीक है। 52 नंबर सवाल कह रहा है, 52 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है मनाली लेह राजमार्ग किससे होकर नहीं गुजरती है। तो याद रखिएगा फोंटुला दर्रा से होकर नहीं गुजरती है, और किससे किससे गुजरती है, तो रोहतांग दर्रा, बारालाचला दर्रा, टांगला दर्रा से होकर जो है गुजरती है, ठीक है। और ये फोटुला दर्रा से कौन सा गुजरता है, तो याद रखिएगा श्रीनगर लेह मार्ग पर स्थित है, ठीक है ना, फोटुला दर्रा, ठीक है। कथन पर विचार करें, इसमें से कथन सही हम लोग को चुनना है, ठीक है। तो कह रहा है कि अमेजन बेसिन विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन है, बिल्कुल सही है। उरुग्वे मगर रेखा पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये गलत हो जाएगा, तो ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे 54 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। साथियों अगर आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो आइए 54 नंबर सवाल कह रहा है कि कौन सा क्रम इन देशों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में रखता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, यानी फ्रेंच गुयाना, गुयाना, वेनेजुएला और कोलंबिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथन पर विचार करें और इसमें असत्य कथन चुनना है, ठीक है। क्या चुनना है, असत्य कथन चुनना है। तो 1 नंबर कह रहा है कि सहारा मरुस्थल माली, नाइजीरिया, सूडान जैसे 11 देशों में फैला हुआ है। तो याद रखिएगा सहारा रेगिस्तान जो है 11 देशों में फैला हुआ है, लेकिन कहाँ कहाँ है, तो याद रखिएगा अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरटियाना, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा में है। इनमें नाइजीरिया शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है, नाइजीरिया जो है ये शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए 1 हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ये कह रहा है कि सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 5वें हिस्से के बराबर है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सहारा मरुस्थल जो है भारत के 5वें हिस्से के बराबर नहीं है, बल्कि लगभग क्या है 3 गुना बड़ा है, इसलिए 2 भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य कथन इसमें हम लोग को चुनना है। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों असत्य है, ठीक है। 56 नंबर हम लोग को सवाल कह रहा है कि कथनों पर विचार करें, इसमें सत्य कथन चुनना है, ठीक है। तो कारगिल सिंधु नदी के बाईं ओर जबकि लेह सिंधु नदी के दाईं ओर स्थित है, बिल्कुल सही है। कारगिल जो है सिंधु नदी के बाईं ओर है और लेह जो है सिंधु नदी के दाईं ओर है। दोहरा गोमपास सिक्किम में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, ये हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। याद रखिएगा क्योंकि ये जो है सिक्किम में नहीं है बल्कि कहाँ है, लद्दाख में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1, ठीक है। आइए कुछ और सवाल है उसको हम लोग देख लें। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, ठीक है। कथनों पर विचार करें और सत्य कथन हम लोग को इसमें चुनना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है कि सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है, ठीक है। तो सिंधु नदी जो है याद रखिएगा ये तिब्बत से डोमकच के रास्ते भारत में प्रवेश करती है और उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होकर गुजरती है। और यहाँ दिया हुआ है कि जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है, इसलिए क्या हो जाएगा, 1 आपका गलत हो जाएगा।
श्योक नदी सिंधु नदी की बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ना तो एक सही है ना ही दो सही है। 58 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आमतौर पर रेगिस्तानी क्षेत्रों से जुड़ी होती है। तो याद रखिएगा इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कम वर्षा, विरल वनस्पति और अत्यधिक तापमान। ये कहाँ से जुड़ा होता है, रेगिस्तान क्षेत्र से जुड़ा होता है। 59 नंबर सवाल कह रहा है कि किस क्षेत्र को खापा चान के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा लद्दाख को जो है खापा चान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, खापा चान का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा हिम भूमि होता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि खापा चान का अर्थ क्या होता है, तो हिम भूमि होता है। और इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है कथन पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है। सूडान में टैफिलालेट एक विशाल मरुधान है, तो ये गलत है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि तुआरेग जनजाति सहारा रेगिस्तान में निवास करती है, ये सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, केवल 2। तो साथियों क्लास 7 का जो है एनसीईआरटी बुक से ज्योग्राफी से जो है जितने भी क्लास 7 का एमसीक्यू प्रश्न था, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो बनने लायक था एग्जाम में, सबको मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के माध्यम से दो वीडियो बना करके डाल दिया हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि सारे क्लास का ऐसे ही हम लोग सीक्वेंस में पढ़ें तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और कल जो है हम क्लास 8 का पढ़ेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।